कितनी भी कोशिशें कर लो इश्क से दूर जाने की, ये मोहब्बत है साहब, खुद ब खुद खींची चली आएगी। मिहिर नशे की हालत में गलती से एक दूसरे कमरे में घुस जाता है और सामने वर्षा को किसी आदमी के साथ देखकर हैरान रह जाता है। वो गुस्से में उस आदमी को एक घूंसा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वर्षा को हाथ लगाने की? यह देखकर वो आदमी सख्ते में आ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और यहां इस कमरे में क्या कर रहे हो? तब मिहिर उसे जवाब देता है, वर्षा मेरी होने वाली पत्नी है। यह सुनते ही वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है और वर्षा की ओर देखकर पूछता है, ये लड़का क्या बक रहा है वर्षा? वर्षा गुस्से में मिहिर के पास जाकर बोलती है, अपनी बकवास बंद करो मिहिर, मैं कोई तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं हूं। मिहिर वर्षा को समझाते हुए बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? वर्षा ने मिहिर को धक्का देते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ बचपन की बात थी, जरूरी नहीं जो बचपन में तय किया जाए वो ही आगे चलकर जिंदगी में हो। अब तुम जाओ यहां से, मैं यहां अपनी मर्जी से हूं और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो वर्षा, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें इस गधे के साथ यहां रहने की जरूरत नहीं है। मिहिर इतने नशे में है कि बोलने से पहले कुछ सोच भी नहीं पा रहा है। वर्षा जानती है कि वो मुश्किल में पड़ने वाली है। उसने जल्दी से मिहिर का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया, लेकिन सुंदर पहले ही उसकी बात सुन चुके हैं। तुम्हारी तो मैं। वो चीखते हुए उठा और टेबल से विस्की की एक बड़ी सफेद बोतल उठाकर मिहिर की ओर बढ़ने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की? माफी मांगो अभी। वो गुस्से में मिहिर पर चीखते हुए बोला। मिहिर ने सुंदर की ओर देखते हुए कहा, आपको बुरा लगा? सुंदर ने कहा, बिल्कुल लगा। मिहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, चलिए ठीक है, फिर आप कुत्ते हो। अब से मैं आपको कुत्ता बोलूंगा, नो ऑफेंस, ओके? मिहिर की बात सुनते ही वर्षा ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। सुंदर ने वर्षा को देखकर कहा, यह मुझे कुत्ता बोल रहा है। इससे पहले वर्षा कुछ बोलती, मिहिर बीच में बोल उठा, अरे मैं तो सुअर बोलने का सोच रहा था। यह सुनते ही सुंदर ने कहा, अभी बताता हूं तुझे। लेकिन मिहिर ने तभी झुंझलाते हुए निखिल को कॉल लगा दी। वर्षा उसके पास भागते हुए गई और उसके फोन को खींचते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम नशे में हो, सुंदर जी से माफी मांग लो और मामले को रफा दफा करो। वर्षा ने जब मिहिर को किसी को कॉल करते देखा तो उसे रोकते हुए बोली, लेकिन मिहिर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ से अपना फोन खींचते हुए दोबारा कॉल लगा दिया। वर्षा ने सोचा कि मिहिर शायद अपने दोस्तों को बुला रहा है और इस हालत में उनका आना हालात को बिगाड़ सकता है, लेकिन अब तक कॉल कनेक्ट हो चुकी है। मिहिर को पता नहीं है कि उसके फोन में ऑलरेडी एक यूनिक पोजीशनिंग चिप को इंस्टॉल कर दिया गया था। यह चिप फैमिली के हर मेंबर के डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है ताकि इमरजेंसी में उनसे आसानी से कांटेक्ट किया जा सके। जल्दी आओ, यह कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। इससे पहले कि काटने पर आ जाए, मुझे उसे पीटने के लिए मदद चाहिए। मिहिर फोन पर चिल्लाया। शराब अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी है और उसका पूरा दिमाग सुन्न हो चुका है। वो लड़खड़ाते कदमों से बगल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया है। उसके इस बर्ताव ने सुंदर को और भी नाराज कर दिया। यह सब देखते ही वर्षा सख्ते में आ गई। सुंदर ने शराब की बोतल पर अपनी पकड़ कस ली और मिहिर की ओर बढ़ने ही वाला है कि तभी ग्रे सफारी सूट पहने कुछ लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स उस कमरे में घुस आए। उन लोगों को वहां देखकर सुंदर भी चौंक गया। उनको देखते ही उसने बोतल नीचे रख दी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो इन लोगों को जानता है। ये बिष्ट फैमिली के बॉडीगार्ड हैं, जिन्हें बिष्ट फैमिली रिटायर्ड कमांडोज से ट्रेनिंग दिलवाते हैं।
इन लोगों की सिक्योरिटी आर्मी की सुरक्षा के बराबर ही होती है। इनमें से कई लोग पहले नामी गिरामी बदमाश रह चुके हैं। यह साफ साफ बता रहा है कि उसके बॉडीगार्ड्स कितने खतरनाक हैं। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? इतने सारे बॉडीगार्ड्स को कमरे में आता देखकर सुंदर हड़बड़ा गया। बॉडीगार्ड्स ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनको लीड कर रहे गार्ड ने सुंदर का गला पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। तुम जो कोई भी हो, अगर तुमने छोटे सरकार को छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारी फोटो भी ऐसे ही दीवार से चिपकी रहेगी जिस पर एक बड़ा सा फूलों का हार टंगा होगा। उस गार्ड ने सुंदर के गले पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। गार्ड की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुंदर की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर तनाव के भाव दिखने लगे, लेकिन अचानक उसके भाव में बदलाव आया और तभी सबने महसूस किया कि उसकी पैंट गीली हो गई है। सुंदर को गार्ड के साथ बिजी देखकर मिहिर ने वर्षा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम बाहर चलते हैं, यहां हमारा कोई काम नहीं। वर्षा ने बहुत कोशिश की अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन मिहिर उसे खींचकर बाहर ले आया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? कमरे से बाहर निकलकर वर्षा मिहिर पर चिल्लाई। उसे अभी भी मिहिर के कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी। वो गुस्से में बोलती जा रही है, होते कौन हो तुम मेरा हाथ पकड़ने वाले, मुझे इस तरह खींचकर बाहर लाने वाले? मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन वो आदमी तुम्हारे साथ। वर्षा चिल्लाई, तुम्हें क्या? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है? मेरी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। मुझे लगा था कि तुम बात को समझोगे और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दोगे। प्लीज, आज के बाद कभी भी मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस हीरोपंती के चक्कर में मैं इतनी बड़ी मुश्किल में आ गई हूं। गुस्से के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है और उसकी भौएं तनी हुई हैं। लेकिन मिहिर का पूरा ध्यान उसके गाल पर झूलती एक तिरछी लठ पर है, जो उसके गुस्से से भरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही है। मिहिर खुद को अब और नहीं रोक पाया और उसके हाथ वर्षा के चेहरे की ओर बढ़ गए। ठीक उसी वक्त कॉरिडोर की दूसरी साइड से सूट बूट में सजा हुआ एक लड़का वहां आया। उस लड़के ने वर्षा को खींचकर अपने पीछे कर लिया और मिहिर पर चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम और वर्षा के साथ क्या कर रहे हो? मैं। इससे पहले कि मिहिर कुछ बोलता, वर्षा ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूं समीर, तुमने अभी उन लोगों को देखा था? क्या उन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? समीर हैरान होते हुए बोला। उसने अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं, लेकिन पूरे परिवार को जरूर चोट पहुंचने वाली है। उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखें उदासी से भर गई। अभी अभी हुई घटना ने मिहिर को भी चौंका दिया। वो अपने सेंस में लौटा और मुड़ते हुए बोला, मैं जाता हूं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की भरसक कोशिश की ताकि वर्षा को उसकी आवाज से कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता, उसका सेलफोन बजने लगा। मिहिर ने फोन उठाया तो उसके कानों में निखिल की परेशान आवाज गूंजी, छोटे सरकार, आप ठीक तो है ना? कहीं मेरी गलती से आप डर तो नहीं गए ना? मैं ठीक हूं, मिहिर ने एक शांत स्वर में जवाब दिया। लेकिन मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। आपको मेरे लिए एक छानबीन करनी होगी। मिहिर की बात सुनकर निखिल तुरंत बोले, छोटे सरकार, आप बेफिक्र होकर मुझे बताइए, आपको जो भी चाहिए मैं वो करूंगा। आप मेरे लिए पता लगाइए कि राठौर ग्रुप के साथ अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। जहां तक मुझे लगता है वो कर्जे को लेकर होनी चाहिए, और अगर राठौर ग्रुप में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप उनकी मदद कीजिए। लेकिन बिष्ट फैमिली इसमें कोई भी मदद कर रही है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हां, साथ ही साथ आज जिस आदमी से मेरा पंगा हुआ था, उसकी और उसकी फैमिली की डिटेल्स भी निकालिए। इतना कहकर मिहिर सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। भाई, बड़ी देर लगा दी वॉशरूम में, ऐसा भी क्या कर रहा था? और ये तेरे कपड़ों को क्या हुआ?
मिहिर के वापस लौटते ही कार्तिक ने नशे के कारण बंद होती अपनी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला तो एक बेवड़े से टकरा गया था। कहते हुए मिहिर पास के ही एक सोफे पर ढेर हो गया और कुछ ही देर में नींद की आगोश में खोता चला गया। उसे नहीं पता कि वो कब तक सोता रहा। जब वो जागा तो खिड़की से सुबह के सूरज की धुंधली रोशनी उस कमरे में चमक रही थी। उसने बाकियों को भी धक्का देते हुए उठाया। उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है, हमको अब जाना चाहिए। मिहिर ने सबको जगाते हुए कहा। कुछ ही देर में बाकी लोग भी अपना सिर पकड़ते हुए उठे। कल रात के हैंगओवर के बाद उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन दर्द की चिंता किए बगैर वो लोग अपना सिर पकड़ते हुए होटल से बाहर निकल गए। होटल से बाहर निकलते ही मिहिर ने खुली हवा में एक गहरी सांस भरी। वो जानता है कि आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और फ्यूचर में वो जिस दुनिया को फेस करने वाला है वो सिर्फ यही छोटी सी दुनिया नहीं है। उसके डैड ने मुंबई का पूरा बिजनेस उसे संभालने के लिए दे दिया है। होटल से निकलने के बाद वो सीधे अपने हॉस्टल में लौटा और सबसे पहले नहा धोकर अपने कपड़े चेंज किए। जैसे ही उसने अपने कपड़े बदले, उसकी नजर दरवाजे पर खड़े तनिष्क पर पड़ी। अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों में उसने काफी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी सुबह सुबह तनिष्क को अपने दरवाजे पर खड़ा पाएगा। मिहिर ने चौंकते हुए पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? मैं तो भाई तेरा हाल चाल जानने आ गया था। क्या हाल है? सुना है तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है, तो क्या आज के बाद तुम भंगार वाले का काम नहीं करोगे हैं? तनिष्क मिहिर को घूरते हुए बेशर्मी से हंसा और वहां से चला गया। उसे कहीं से खबर मिली थी कि मिहिर ने कोई लॉटरी जीती है और उसके नए कपड़ों को देखकर उसे भी इस बात पर यकीन हो चला था। अब उसे मिहिर को लेकर कोई जलन नहीं थी। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तनिष्क के जाते ही मिहिर भी हॉस्टल से निकल गया और बाहर घूमने लगा। आज उसके पास करने के लिए भी कुछ खास नहीं था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो पूरा दिन कैसे बिताएगा। उसकी नजर में टाइम दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज है और वो अपने टाइम का एक सेकंड भी फालतू बर्बाद नहीं करना चाहता है। लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसी उधेड़ बुन में उसने अपने कदम आर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर बढ़ा दिए। आर्ट्स डिपार्टमेंट की गलियां और कॉरिडोर स्टूडेंट्स की कलाकारी से रंगे हुए हैं। वहां की दीवारों पर वहीं के स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। लेकिन मिहिर का ध्यान उन पेंटिंग्स की ओर नहीं है। वो तो अपनी ही धुन में आगे बढ़ा जा रहा है। अचानक उसकी नजर सफेद कपड़े पहने एक लड़की पर गई। लड़की एक कैनवस के सामने बैठी हुई थी और फोकस्ड एक्सप्रेशंस के साथ कैनवस को ही घूरे जा रही थी, मानो किसी चीज के बारे में सोच रही हो। सफेद रंग की सलवार कमीज, कानों में लंबी लंबी बालियां, पैरों में पहनी हुई पायल और हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियां। मिहिर की नजर उस पर ऐसे टिकी कि मिहिर बस उसे देखता ही रह गया। कॉलेज की बाकी लड़कियों की वल्गर ब्यूटी से अलग ये लड़की सच में काफी खूबसूरत है। उसके चेहरे पर मेकअप का एक भी दाग मिहिर को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा सीप में ठहरे किसी मोती की तरह काफी खूबसूरत और आकर्षक है। उसकी खूबसूरती देखकर मिहिर भौचक्का रह गया। इस समय उसके दिल की हालत बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मिहिर भी हैरान रह गया। तो क्या होगा कहानी में आगे? कौन है ये लड़की? क्या ये लड़की संध्या, कुछ तो है तुम्हारे सुरूर में, जहां भी जाता हूं बस तुम्हें ही पाता हूं। मिहिर अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर बस देखता ही रह गया।
मिहिर को ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त वहीं कहीं रुक सा गया है। जैसे ही उस लड़की की खूबसूरती से मिहिर का ध्यान हटा तो उसने पाया कि वो लड़की भी उसे ही घूर रही है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और आखिरकार उस लड़की ने मिहिर को कुछ कहने के लिए लबों को खोला। मिहिर को लगा जैसे वो अब उसे बहुत बुरा भला बोलेगी, लेकिन इस बात के बिल्कुल उलट उस लड़की ने मिहिर से कहा, क्या मैं आपकी एक पेंटिंग बना सकती हूं? यह सुनकर मिहिर हैरान रह गया। उस लड़की की आवाज में इतनी मिठास है और वो इतने प्यार से बोलती है, ऐसा लगता है मानो कि उसने अभी अभी बोलना सीखा हो। मिहिर के लिए उसके इस रिक्वेस्ट को मना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस भी है। मिहिर ने बड़े ही हौले से कहा, मेरे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे अगर आप मुझे पेंट कर देंगी? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं आपको पेंट नहीं करूंगी, आपकी तस्वीर बनाऊंगी। प्लीज आप यहां इस बेंच पर बैठ जाइए। लड़की ने पास ही के एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। उस लड़की की बातों में इतनी नजाकत है जिसे सुनकर मिहिर उसे ना नहीं कह पाया। उस लड़की की आंखों में ऐसी कशिश है जिसे देखने की मिहिर की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने अपना सिर झुका लिया और जाकर बेंच पर बैठ गया। अपना सिर उठाकर चेहरा तो दिखाओ, मैं ड्रॉ क्या करूंगी? ओह हां। मिहिर ने अपना सिर उठाया और लड़की उसकी पेंटिंग बनाने लगी। मिहिर बार बार कैनवस की ओर देखने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लड़की कैसी पेंटिंग बना रही है। उस लड़की ने मिहिर को टोकते हुए कहा, उफ, अगर आप बार बार यूं ही हिलते रहोगे तो मैं कैसे बनाऊंगी आपकी तस्वीर? मिहिर ने जल्दी से सीधा बैठते हुए कहा, सॉरी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। उसके बाद वो लड़की फिर से पेंटिंग बनाने लगी। कुछ ही देर बाद मिहिर ने सिर्फ अपनी आंखें हिलाने की कोशिश की, मगर उस लड़की ने फिर से उसे टोकते हुए कहा, आपको ही दिखाऊंगी ये तस्वीर सबसे पहले, पर जब तक ये पेंटिंग बन नहीं जाती आप प्लीज बिना हिले बैठे रहें। मिहिर एकदम सीधा होकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में लड़की ने कैनवस पर अपने हाथ चलाने बंद कर दिए और पेंटिंग को मिहिर के सामने रख दिया। मिहिर ने पेंटिंग को देखा तो वो चौंक गया। पेंटिंग में दिखने वाला शख्स वो तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई मजबूर सा दिखने वाला लड़का दिखाई दे रहा है। उसने झुंझलाकर आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई देने लगा। मिहिर की हैरानी समझकर उस लड़की ने मिहिर को चौंकाते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यह सीन दिखाई दिया। इतना कहकर वो लड़की अपना सामान पैक करने लगी। उसकी बात सुनकर मिहिर ने एक बार फिर से उस पेंटिंग को देखा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि इस बार उसे उस पेंटिंग में अपना ही अक्स दिखाई दिया। फिर उसे याद आया कि जब उसके दादाजी ने उसे घर से निकाला था तो इसके साथ ही उसके सारे ड्रीम्स और एम्बिशंस भी उससे दूर हो गए थे। इस समय तो वो खुद भी नहीं जानता था कि वो आगे क्या करने वाला है। मिहिर को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़की ने मिहिर के असली हाल को कैसे जान और समझ लिया। इससे पहले वो कुछ कहता, उसके कानों में एक आवाज पड़ी। क्या कहा तुमने? डैड का एक्सीडेंट हो गया? कौन से हॉस्पिटल में है? अचानक लड़की की आवाज मिहिर के कानों में पड़ी और वो अपने होश में आया। उस लड़की की घबराहट उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। अनजाने में ही मिहिर उठ खड़ा हुआ और लड़की को दिलासा देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो डैड, उनका एक्सीडेंट। लड़की हड़बड़ाते हुए बोली तो मिहिर ने उसका कांधा थपथपाया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी पहले मैनेजमेंट रूम में जाकर यह सामान जमा करवाते हैं। मिहिर ने उस लड़की की मदद करते हुए ड्राइंग बोर्ड उठाया और तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन रूम में उसे रखकर लड़की के पास लौट आया। इसके बाद वो उसे साथ लेकर कॉलेज कैंपस से बाहर जाने लगा।
मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों वियर्डो एक साथ होंगे। तुम्हें पता है, ये लड़का रोज कैंपस से कचरा छानता है। मुझे तो उससे अजीब सी बदबू फील होती है। किसी के फुसफुसाने की आवाज मिहिर के कानों में पड़ी। अरे वो लड़की भी तो आर्ट्स डिपार्टमेंट की मेंटल केस है। लड़की बिना किसी से बातचीत किए अकेली पेंटिंग बनाती रहती है। अरे मैंने तो यहां तक सुना है कि वो तो आधी आधी रात को भी जागकर पेंटिंग्स बनाती है। बाद में किसी काउंसलर की मदद से उसे रात को सोने में मदद की गई। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की फुसफुसाने की आवाज मिहिर के कानों में पड़ती जा रही है। लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और लड़की को लेकर कॉलेज कैंपस से बाहर आ गया। वो लड़की खुद में ही सिकुड़ी हुई है और उसने अपने पर्स को कस कर पकड़ा हुआ है। काफी देर बाद दोनों को एक टैक्सी मिली और वो दोनों सिटी हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए। आप दयाल जी के रिश्तेदार हैं? रिसेप्शनिस्ट ने मिहिर और उस लड़की को घूरते हुए देखा। जी, ये उनकी बेटी है, मिहिर ने जवाब दिया। ठीक है, वो पहले से ही रेस्क्यूइंग प्रोसेस में है। आप लोग जल्दी से एडमिशन फीस भर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों पर एक गहरी निगाह डाली और कहा। तभी बड़ी हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की ने कहा, लेकिन मैम वो, अब प्लीज ये मत कहना कि तुम लोग पैसे लेकर नहीं आए हो। रिसेप्शनिस्ट लड़की सामने खड़ी लड़की की बात काटते हुए बोली, पैसे भरने में जितनी देर होगी उतनी ही इनके इलाज में भी देरी होगी। रिसेप्शनिस्ट की बातें उस लड़की के दिल को छलनी कर गई, लेकिन फिर भी वो झिझकते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम, लेकिन मेरे पास सच में इस वक्त पैसे नहीं है। आप लोग प्लीज पापा का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे जमा कर दूंगी। तुमको हिंदी में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना कि हम उनका इलाज शुरू कर चुके हैं, लेकिन फॉलो अप ट्रीटमेंट में पैसे नहीं लगते क्या? बिना पैसों के हम इलाज कैसे करेंगे? रिसेप्शनिस्ट आंखें दिखाते हुए बड़बड़ाई, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं लोग। अरे भाई, अगर इलाज कराने को पैसे नहीं है तो चुपचाप मर जाओ ना, हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत है? उसकी ये बात सुनते ही मिहिर की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। क्या बोला तुमने अभी अभी? मिहिर इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की उल्टी सीधी बात सुनकर वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने रिसेप्शनिस्ट के बैज को देखा और बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल वाले ऐसे घमंडी लोगों को जॉब पर ही क्यों रखते हैं, जिन्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। एक तो यहां लोग पहले से ही परेशान आते हैं और तुम लोग इस तरह से बात करके उनकी परेशानी और बढ़ा देते हो। उसने अगले ही पल बिना देर किए अपना ब्लैक कार्ड जेब से निकाला और सर्विस डेस्क पर पटक दिया। जितना पैसा चाहिए इस कार्ड से निकाल लो। इसमें इतना पैसा है कि तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूं मैं। और हां, थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लेना, क्योंकि तुम्हारी ये नौकरी अब ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजर में मिहिर बस एक स्टूडेंट है। उसने मिहिर को एक भद्दी सी मुस्कान दी और कहा, तुम जानते हो कि इस अस्पताल में सिर्फ एडमिट होने का खर्चा कितना है? उसने लापरवाही से डेस्क पर रखे कार्ड को उठाया और उसे स्वाइप किया, लेकिन कार्ड को वापस करते हुए उसकी नजर कार्ड पर पड़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कार्ड के नंबर नहीं दिख रहे हैं, उसे दिख रहा था तो सिर्फ बस एक ब्लैक कार्ड। अचानक रिसेप्शनिस्ट की आवाज नरम हो गई और वो मिमियाते हुए बोली, सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आज पूरा दिन भर बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने झुंझलाहट में वो सब कह दिया था। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी सर। मेरे ख्याल में तुम जैसी लड़की को हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल के हायर अथॉरिटी से करूंगा। रिसेप्शनिस्ट की घबराहट और उसकी माफी को नजरअंदाज करते हुए मिहिर ने उससे अपना कार्ड वापस ले लिया। इसके बाद मिहिर अपने साथ मौजूद उस लड़की को पास ही के एक बेंच तक लेकर गया और उसके साथ ही बैठ गया। लड़की को दिलासा देते हुए उसने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसने महसूस किया कि लड़की के हाथ लंबे और नाजुक हैं और इस समय बुरी तरह से कांप रहे हैं। डोंट वरी, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, ओके? वो ठीक हो जाएंगे। मिहिर ने धीमी आवाज में उसे दिलासा देते हुए कहा। अनएक्सपेक्टेडली लड़की रोई नहीं।
बड़ी ही हिम्मत के साथ उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा हुआ है। एक लंबे वक्त के बाद आखिरकार इमरजेंसी रूम के बाहर जल रहा रेड बल्ब बुझ गया और एक स्ट्रेचर कमरे से बाहर आया। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आदमी पहले से ही एक सफेद कपड़े से कवर्ड है। स्ट्रेचर पर नजर पड़ते ही लड़की का शरीर अकड़ गया। उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आखिरकार एक लंबे समय के बाद उसने रोते हुए एक लंबी चीख भरी। डैड! इसके साथ ही मिहिर की जेब में रखा उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फोन जेब से बाहर निकाला तो पाया कि यह निखिल की कॉल है। पहले तो वो झिझका, लेकिन फिर आखिरकार उसने कॉल रिसीव कर ली। छोटे सरकार, राठौर ग्रुप का मैटर सेटल कर दिया है। निखिल ने दूसरी ओर से मिहिर को बताया। परचेज मेथड से मैंने डायरेक्टली 30 मिलियन राठौर ग्रुप में डाले हैं और अब राठौर ग्रुप के आधे से ज्यादा शेयर्स हमारे हैं। हम अब राठौर ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और इसी के साथ राठौर परिवार भी बैंकरप्सी से बच जाएगा। मिहिर को यह जानकारी देते हुए निखिल की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, लेकिन छोटे सरकार, मुझे लगता है कि मिस राठौर को कोई गलतफहमी हो गई है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनको इस मुसीबत से बाहर निकालने वाले आप हैं। कोई बात नहीं, पहले ये वाला मामला तो खत्म हो। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी बचपन की दोस्त वर्षा है। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। जब वक्त आएगा मैं तब उसे सब समझा दूंगा। कहते हुए मिहिर फोन काटने ही वाला है कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो चौंकते हुए निखिल से बोला, निखिल, तुम्हें याद है कि हमारे पास यंग आर्टिस्ट के लिए कोई प्लान था? हाँ छोटे सरकार, हमारे प्लान का मेन पर्पस आर्ट्स में एक नई जान फूंकना है। कल्चरल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए ये कंपनी का एक इम्पोर्टेंट प्लान है। निखिल ने तुरंत कहा। यहाँ तक कि फैमिली के लिए भी ये प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी हम कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए हैं। आजकल के ज्यादातर यंग आर्टिस्ट एक तरह से कहूँ तो कम दिमाग वाले हैं, किसी में भी वो वाली बात नहीं है। रियली? लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मेल नहीं खाता हूं। मिहिर की बात सुनकर निखिल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं छोटे सरकार। मिहिर ने जल्दी जल्दी कहा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। कहते हुए मिहिर ने फोन काटा और जैसे ही वो मुड़ा तो उसने पाया कि वो लड़की ऑलरेडी वहां से जा चुकी है। दवाइयों और फ्लोर क्लीनर की एक जबरदस्त तेज गंध उसको महसूस हुई। उसने चारों तरफ उस लड़की को देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो वहां लड़की कभी थी ही नहीं। बस हवा में घुल रही एक ठंडी और मिस्टीरियस स्मेल से उसने अंदाजा लगाया कि वो लड़की वहां से जा चुकी है। मिहिर उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन न जाने क्यों उसके बढ़ते कदम वहीं रुके और इसके बाद मिहिर भी हॉस्पिटल से निकल गया और टैक्सी पकड़कर वापस कॉलेज आ गया। अगले 3 दिन मिहिर का मूड बहुत खराब रहा। उसकी शिकायत पर रिसेप्शनिस्ट को भी नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे उसके बाद से वो लड़की दोबारा नहीं मिली थी। उसने कई बार आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाकर देखा, लेकिन उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही वो उस लड़की का नाम जानता था जो उसके बारे में किसी से पूछ ले। चौथे दिन जैसे ही मिहिर क्लास खत्म करके बाहर निकला, अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मिहिर। यह आवाज उसके लिए जानी पहचानी भी थी और अनजान भी। मिहिर तुरंत ही तेजी से पीछे मुड़ गया और उसने पाया कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है। पिछले 3 दिनों से उसने इस लड़की को नहीं देखा था और आज देखा तो मिहिर ने पाया कि उसका चेहरा पहले के मुकाबले पीला पड़ गया था। लड़की ने अपने बैग से नोटों की एक गड्डी निकाली और मिहिर की ओर बढ़ा दी। उस दिन तुमने मेरी मदद की थी,
उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वो पैसे हैं जो तुमने मेरे डैड के लिए हॉस्पिटल में जमा कराए थे। उसकी बात सुनकर मिहिर हैरान था और उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से नोटों का बंडल ले लिया। लड़की मुड़कर जाने ही वाली थी कि मिहिर ने उससे रोकते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। लड़की ने जवाब दिया और तेजी से वहां से चली गई। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर कौन है संध्या? क्यों मिहिर को हो रही है उससे इतनी हमदर्दी? क्या चल रहा है मिहिर के माइंड में? क्या होगा